अगर आपने बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी सीजीएल, बीपीएससी टीआरई या फिर बिहार के अन्य किसी भी एग्जाम को आपने टारगेट किया है तो यकीन मानिए द 15 मिनट शो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा और आपको एग्जाम के लिए तैयार करेगा। बहुत ही कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहां पर रिवाइज भी करते हैं, पीवाईक्यू भी देखते हैं और लास्ट में आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने होते हैं और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि होना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे कि अगला टॉपिक आएगा, क्योंकि ये सेशन है टॉपिक ऑन डिमांड सेशन। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल। और आपको पता है कि सेल टॉपिक बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड सारे कवर कर लेंगे। थोड़ा सा सेशन हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट आगे जाएगा, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर देखना है और एंड में सवाल के आंसर भी करने हैं। तो चलो सेल की बात करते हैं, जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर फटाफट रिवाइज कर लेंगे। अगर बात करें सेल की यानी कोशिका, देखो जिस प्रकार से किसी भी बिल्डिंग का एक यूनिट, एक इकाई, एक ईंट होता है, सेम उसी प्रकार से किसी भी जीव, किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर हमारे बॉडी का एक यूनिट है, एक इकाई कौन है? कोशिका। यानी कि बहुत सारे कोशिकाएं मिल करके हमारा पूरा बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, इतना आपको पता है। यानी कि बिना कोशिका हम कुछ भी नहीं है। हमारा संरचना, हम जो भी कार्य कर पाते हैं, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन है? कोशिका है। इसीलिए कोशिका को कहा जाता है द स्ट्रक्चरल एंड कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। किसको? सेल को कहा जाता है। तो इतना हमने देखा। अब हम इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो बात है साल 1665 की। 1665 में कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक भाई साहब को। इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज करी थी। मृत कॉर्क यानी कि वृक्ष के छाल से इन्होंने एक कोशिका को देखा था। उस समय उनका अवलोकन किया था, लेकिन वो डेड सेल था या यूं बोले सेल वॉल। लेकिन हां, चूंकि इन्होंने शुरुआत करा तो इन्हें कोशिका का खोज का श्रेय दे दिया जाता है रॉबर्ट हुक को 1665। उसके बाद बात आता है 1674। तो 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब को दिया जाता है इस बात का श्रेय कि उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करी, जीवित कोशिका का अवलोकन किया, लिविंग सेल के बारे में बताया। तो उन्होंने बैक्टीरिया और स्पर्म जैसे कोशिका की बात करी थी, उसके बारे में बताया था कि ये लिविंग सेल के बारे में उन्होंने बताया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद बात आता है 1831 का। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने यह बताया कि किसी भी सेल में एक न्यूक्लियस होता है। इसके पहले 1831 से पहले न्यूक्लियस की बात किसी ने नहीं करी, गार्जियन की बात किसी ने नहीं करी, मालिक की बात किसी ने नहीं करी। तो इस न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में बताया। ये सब कुछ यहां दिया हुआ है और एग्जाम में सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने यह बात हमें बताई। अब चलिए आगे देखो। अगर बात करें इसके बाद, दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनी के जीव विज्ञान थे, मतलब एक बॉटनी से संबंध रखते थे और एक जूलॉजी से, वनस्पति विज्ञान के और जंतु विज्ञान के। नाम है स्लाइडेन और स्वान। इन दोनों ने 1838 और 39 में दोनों ने अपना अपना अवलोकन किया और उसके बाद सेल को लेकर एक थ्योरी इन्होंने दिया था जिसको कहा जाता है स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया। कब ये प्रतिपादन हुआ, कब इन्होंने ये थ्योरी के बारे में बताया? तो 1838-39 में। ठीक है, इन्होंने पादप और जंतुओं का अध्ययन करके दोनों ने एक जगह कंबाइंड रूप से इस सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि सभी जीव, जितने भी जीव है, इन्होंने कहा कि जितने भी जीव वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लोगों ने कहा बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये भी बात लोगों ने माना। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। लोगों ने कहा कैसे? ये बात नहीं बता पाए। तो स्लाइडेन और स्वान वहां पर फेल हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो दूसरी कोशिका बनती है, पहले से जो कोशिका होती है ना, उसी से बनता है। लोगों ने कहा कैसे? इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। जवाब किसने दिया? तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक पैथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बात ही बात में, मतलब खोज में, माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि सेल किस प्रकार से दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रहा है। एक सेल
दूसरे सेल में किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सेल डिवाइड होता है, मतलब कि कोशिका विभाजन के द्वारा नए सेल का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन होता है तब वृद्धि और विकास होता है। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। तो कोशिका सिद्धांत में एक और पॉइंट जुड़ गया कि ठीक है, सारी कोशिकाएं पहले से विद्यमान, पहले से एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्मेशन होता है नए सेल का, लेकिन कैसे? तो सेल डिवीजन के बारे में रुडोल्फ विर्चो ने आकर बताया 1855 में, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं आगे। उसके बाद कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने टाइप के होते हैं? कोशिका होते हैं दो टाइप के। कितने? दो टाइप के। एक होता है ऐसा कोशिका, उसको समझो गरीब, गरीब लाचार, तो गरीब कोशिका। और एक आपका समझो ये जो बच्चा है बिल्कुल रीच बच्चा है, बिल्कुल अमीर है, तो गरीब होगा मेरे भाई साहब, तो इसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े होंगे और हां, ये पूरी तरह से विकसित नहीं है। और उसके बाद हम क्या कहेंगे? इसके माँ बाप इसके शरीर पर एक भी कपड़ा डाल दे तो चलेगा, मतलब उतना भी काफी है। लेकिन यहां पर क्या है? एक से ज्यादा कपड़ा इसको मिल रहा है। ये पूरी तरह से विकसित है, ये पूरी तरह से विकसित है, नया है, और इसके पास जीवन जीने के लिए सारे साजो सामान है, लेकिन इसके पास जीवन मतलब किसी तरह से काट ले उतना इसके पास है। मतलब प्रोटीन के लिए इसको प्रोटीन भर भर के मिलेगा, लेकिन इसको प्रोटीन कुछ मिल जाए तो काम चलेगा, मतलब वो किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है। तो वही बात है, यहां पर कोशिका दो टाइप के हैं, एक गरीब कोशिका और एक अमीर कोशिका। गरीब कोशिका है प्रोकैरियोटिक और अमीर है यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी प्राचीन, पुराना। तो सबसे पहले जब कोशिका बना तो डेवलप तो पूरी तरह से नहीं हो गया। आज जो हमारे पास मोबाइल है इतना डेवलप आज हो चुका है, क्या जब शुरुआत में मोबाइल आया था इतना डेवलप था क्या? धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। उसी प्रकार से जो पहले, सबसे पहले बैक्टीरिया आया, उसके जो सेल होंगे क्या हमारे सेल से मेल खाते होंगे क्या? नहीं। तो जो पहले सेल बने थे, जो पुराने सेल थे, वो प्रोकैरियोटिक हैं, और जो अभी मतलब उसमें डेवलपमेंट हुआ है, इसके पास सारे कोशिकांग हैं, सब कुछ है, पूरी तरह से विकसित है। इसके पास बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं जिसके ऊपर दो दो कपड़ा लपेटा गया है, डबल लेयर है, लेकिन इसके पास वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके जो गार्जियन है मेरे भाई साहब, ये लाचार है, लावारिस है, इसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो इसका ध्यान रख पाए, कोई गार्जियन नहीं है। गार्जियन का मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी इसके पास, गार्जियन भी मतलब इधर उधर छटा उटा है, लेकिन इसके पास प्रॉपर गार्जियनशिप है, प्रॉपर मेंटरशिप है, बस इतना समझो। तो दो तरह के, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराना, यानी प्राचीन। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सत्य। ट्रू का मतलब क्या होता है? सत्य, यानी पूरी तरह से विकसित। तो प्रोकैरियोट्स, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक, मतलब पुराना केंद्रक जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, केंद्रक के ऊपर अपना कोई भी कवरिंग नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बस ऐसे ही केंद्रक में जो पाया जाता है डीएनए, वो इसी तरह से यहां पर क्या है? बिखरा पड़ा हुआ है, कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं है। इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए बहुत कम मात्रा में 70S टाइप का, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। तो चूंकि ये पुराना है शुरुआत में, तो इसके पास 70S टाइप का बस राइबोसोम है। न्यूक्लियस के नाम पर डीएनए है, बस इतना याद रखना। इसके पास सब कुछ है, बस ये याद रख लो। अगला देखो, अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्राचीन है मेरे भाई साहब, इसका आकार छोटा होता है, नाभिक में, नाभिक मतलब न्यूक्लियस उस तरह से इसमें नहीं पाया जाता, एक गुणसूत्र किसी तरह से हो जाए, केवल राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, हम बताएंगे आपको जब डिटेल में चीजों को पढ़ाएंगे, अभी यहां पर रिवाइज कर रहे हैं। बैक्टीरिया, मोनेरा संघ के अंदर आता है नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा जिसे PPLO कहा जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सब कुछ पढ़ाएंगे जब डिटेल में चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन यहां रिवाइज कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सारे चीज आपके पास पहुंचने चाहिए एक सेशन में। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो ये पूरी तरह से विकसित होता है, इसका आकार बड़ा होता है, इसके पास जो न्यूक्लियस है, जो गार्जियन है, जो मालिक है, इसके पास वास्तविक होता है, रियल होता है, पूरी तरह से डेवलप होता है। इसके पास कई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जटिल कोशिकांग होते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिज कोशिका के अंगक होते हैं, ठीक है।
अच्छा, जो कोशिका के अंगक होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी अंग हैं जो दोहरी झिल्ली वाला होता है, मतलब एक एक कपड़ा नहीं, इसके ऊपर इसके माँ बाप कह रहे हैं अरे बेटा बाहर जाओगे ठंडा लग जाएगा, एक और कपड़ा ओढ़ लो, लेकिन बेचारे को कहां से मिलेगा, एक कपड़ा मिल गया वो भी काफी है। तो बस इसके पास कुछ कुछ ऐसे भी कोशिकांग है जिसको दोहरी झिल्ली वाला दो कपड़ा, उसके ऊपर दो कवरिंग कराया जाता है, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, उसके बाद प्लास्टिड, आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे प्लांट सेल में, ये सब दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। चलो अच्छा, ये जो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से, तो जैसे डेवलप सेल है तो पादप कोशिका, प्लांट सेल में यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, हम लोग में यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड सेल है, ठीक है, कवक फंजाई में, और साथ ही साथ प्रोटोजोवंस में। अब देखो, अब सेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी सेल आप देख रहे हो इस तरह से, तो इसका सबसे ऊपर वाला जो आउटर लेयर होता है, जो सबसे ऊपर का बाहरी परत होता है किसी भी सेल में, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। अच्छा, इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर अगर हो तो वो कहां पाया जाता है? उसको कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, कुछ कवकों में पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, डाइटम्स में पाए जाते हैं सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में केवल हमारे ऊपर क्या कोई सेल वॉल है क्या? सेल में नहीं। तो ये सेल वॉल कहां पाया जाएगा मेरे भाई? तो प्लांट सेल में, बैक्टीरियाज में मतलब जीवाणु में, डाइटम्स में, कवकों में कुछ पाए जाते हैं, इतना आपको। लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। उसमें एक सबसे बाहरी लेयर कौन सा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अच्छा, कोशिका झिल्ली की संरचना किसने दी? बहुत बार पूछा गया है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको कि सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। और इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो दो लेयर से मिलकर बना होता है, ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला। ये जो दोनों लेयर है इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड, यानी ये लिपिड से बना होता है। बीच में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर इसका संरचना निर्माण होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और इसमें ग्लाइकोकैलिक्स भी पाया जाता है। याद रखना क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? लिपिड, फॉस्फोलिपिड आप बोल सकते हो, लिपिड, प्रोटीन, उसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और ग्लाइकोकैलिक्स, इतना याद रखना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? बाहरी लेयर है, तो बाहरी लेयर है तो इसका काम है कि कोशिका को एक बॉर्डर प्रदान कर देना, ठीक है। पदार्थों के परिवहन में, मतलब कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, वाटर का एक्सचेंज, मिनरल्स का एक्सचेंज। तो ये कौन करने के लिए? मतलब उसका लेयर ही तो उसको परमिशन दे रहा होगा कि तुम आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते हो, तुम जाओ। तो ये परिवहन, ये ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करवा रहा है? यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, कोशिकाओं का आपस में, दो कोशिका, एक से दो कोशिका आपस में जुड़े रहते हैं इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी सेल मेम्ब्रेन, इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा। चलो अब अगले सवाल आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो परिवहन करता है ये सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब कि इसको कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। किसको अलाउ करेगा, किसको नहीं अलाउ करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है। हम चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। सेल कम से कम 2-3 क्लास लगता है, एक 1-1.5 घंटा का, तब जाकर के डिटेल में चीजें चलती हैं। लेकिन अभी सब कुछ हम बहुत कम समय में सब आपका रिवाइज करवाएंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ भी लेना। यहां से मैं आपका रिवाइज करवा दे रहा हूं, और हां, आप एमसीक्यू पीवाईक्यू भी लगा लेना, ठीक है। चलो अगले, अगर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल कहां पाया जाता है? पादपों में यानी प्लांट्स में, कवकों में यानी फंजाई में, जीवाणुओं में यानी बैक्टीरियाज में, और जंतु कोशिका में नहीं होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर सेल वॉल के मुख्य कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट की बात करें तो ये सेल्यूलोज से बना होता है, जो पादपों में है, सेल्यूलोज से। इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज भी होता है, पैक्टीन भी होता है, तो वो सब हम, लिग्निन होता है, वो सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब। लेकिन यहां सब जो सेल्यूलोज। अगर बात करें प्लांट सेल की, सेल वॉल की, तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में आप देख रहे होगे कि देखो ये क्या है? ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट ऊपर वाला लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट ऊपर वाला लेयर सेल वॉल होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके जस्ट ऊपर प्राइमरी सेल वॉल होता है। फिर उसके बाद मिडिल लेमेला होता है। तो जो मिडिल लेमेला होता है, इसका सबसे बाहरी लेयर होता है, सेल वॉल का सबसे बाहरी लेयर मिडिल लेमेला होता है। ये पैक्टिन से बना होता है। पैक्टिन एक प्रकार का सीमेंट कहलाता है सेल वॉल का।
उसी सीमेंट से ये क्या होता है, एक से दूसरे सेल के द्वारा कोशिका से जुड़ता है, इसी सीमेंट पैक्टिन के द्वारा। प्राइमरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल एक तरह से युवा कोशिका है जो अभी बन रही है, एक लचीली भित्ति है, ठीक है, जो कि अभी एकदम बिल्कुल बन रहा है। सेकेंडरी सेल क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? तो प्रौढ़, मतलब थोड़ा सा डेवलप हो गया है, एडल्ट हो गया है, अब वो चीज, ये तीन तरह के उसमें चीजें पाई जाती हैं। अगर बात करें इसका काम क्या है सेल वॉल का? मैकेनिकल सपोर्ट देना, सेल वॉल का तो पता ही है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, एक स्ट्रक्चर प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना बाहरी आघात से इंटरनल सेल ऑर्गेनेलिज को, यानी कोशिकांग को। चलो अब देखो, अगर आप लोग बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल, बीपीएससी टीआरई या फिर जो बिहार एसआई का एग्जामिनेशन बिल्कुल होगा, फॉर्म भी भरे जाएंगे, तो अगर आप लोग अभी से तैयारी करना चाहते हो, साथ के साथ प्रैक्टिस, रिवीजन, सब कुछ, तो ये होमवर्क सीरीज जो चल रहा है ये बहुत जरूरी है। एक टारगेट मैंने आपको बताया था, एक टारगेट आपको पता होना चाहिए, एक विजन आपके पास होना चाहिए, एक मिशन मोड में पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप इस होमवर्क सीरीज से जुड़ोगे, बिल्कुल 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के साथ। लेकिन हाँ, उसी को ये फायदा करेगा जो रेगुलर बना रहेगा, बिना किसी डिमोटिवेशन के, बिना डिमोटिवेट हुए, बिना थके, बिना हारे, लगातार लगे रहना होगा। चाहे वो जॉब करने वाले हो, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा रखा है। जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको पढ़ना होगा, और मैंने कहा था बुक से पढ़ना होगा, आपको बुक हाथ में पकड़ना ही होगा, ठीक है। चलो, उसके अलावा इसी होमवर्क सीरीज पर बेसिस 20 सितंबर से महासंग्राम घटना चक्र सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें कि जो भी होमवर्क के टॉपिक आपको दिए जाएंगे, आप जितना पढ़ पाओ ईमानदारी से पढ़ना, और फिर उसके बाद हो इस घटना चक्र से उस टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज करवा देंगे, याद करवा देंगे। और याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे, चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल बाइलिंगुअल सेशन होगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ये सीरीज जो है होमवर्क बेसिस पे चलेगा, मतलब जो टारगेट देंगे उसी को यहां कवर करवाएंगे, और ये यूट्यूब पर होगा, परेशान मत होना। अभी होमवर्क में हिस्ट्री और बायोलॉजी चल रहा है जीएस में, तो ये दोनों लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अगर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कोशिकांगों की, कोशिका के अंगों की, तो वो हम देखते हैं। देखो, अगर बात करें किसी भी कोशिका का, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी लेयर हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में, प्लांट सेल, कवकों में, बैक्टीरिया में, उसके ऊपर एक सेल वॉल पाया जाता है, और ये नीचे में होता है आपका साइटोप्लाज्म, जिसको कि जीव द्रव्य कहते हैं, जो कि एक लिक्विड है, जो एक फ्लूइड है, जिसमें सारे कोशिकांग बहते हैं। इतना तो आपको पता ही है। अब कोशिकांग की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कुछ इस तरह से न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी खोज के.आर. पोर्टर ने करी थी। के.आर. पोर्टर ने करी थी, और बिल्कुल थैली के जैसा जाल बना करके कहां, न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन तक ये जुड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, क्या करें, हाँ, न्यूक्लियस और किसके साथ जुड़ा होता है? सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, जो कि सेल को क्या करता है? एक सॉकर प्रदान करता है। सॉकर मतलब अगर कभी आघात लग जाए तो ये उसको बचाता है, ठीक है। अगर बात करें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने करी? के.आर. पोर्टर ने। लेकिन इसके दो टाइप है, एक आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब चिकनी प्रद्रवी जालिका, रफ यानी खुरदरी प्रद्रवी जालिका। वो स्मूथ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते हैं। राइबोसोम छोटे छोटे दाल के दाने के जैसे स्ट्रक्चर हैं, जो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। ये न्यूक्लियस में बन करके आकर के किस पर चिपक जाता है? तो वो चिपक जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम चिपक जाएगा तो वो हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम का निर्माण होता है प्रोटीन बनाने का, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी प्रद्रवी जालिका है, उसके वो क्या करता है? लिपिड का निर्माण करता है। लिपिड्स का याद रख लेना। अगर बात करें गोल्जी एपेरेटस, तो ये क्या करता है? गोल्जी एपेरेटस, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने करी। लिखते चलना, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने करी,
और ये भी आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी थैली जैसा इस तरह से घूमते हुए इसको कहते हैं सिस्टर्नी। अच्छा, इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी एलिमेंट बनाएगा उसको वो वहां से कलेक्ट करेगा, उसका पैकेजिंग करेगा, फिर उसके बाद उसको पैकेजिंग करने के बाद उसको मतलब पहले तो उसको स्टोरेज में रखेगा, मतलब पहले उसको संग्रह करेगा, फिर पैकेजिंग करेगा और जहां जिसकी जरूरत है उसको पहुंचा देता है। जैसे कि यहां से ये क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को लेता है, फिर उसके बाद ये गोल्जी बॉडी किसको पहुंचाता है, लाइसोसोम को पहुंचाता है। किसको? लाइसोसोम को पहुंचाता है। तो ये इसका काम है क्या, एक तरह से ट्रांसपोर्टर की तरह, यातायात प्रबंधक की तरह, ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तरह इसका काम है। चीजों को कलेक्ट करता है, अपने पास रखता है और जिसको जरूरत होता है उसको पहुंचा देता है। क्या नाम है? गोल्जी apparatus। आगे देखो, लाइसोसोम। फिर क्या हुआ? लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है मेरे भाई, थैली जैसा स्ट्रक्चर है और इस थैली के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पाचक एंजाइम भरे होते हैं, बहुत पावरफुल पाचक एंजाइम इसमें भरे हुए होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। और ये कहां से आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका निर्माण करता है, उसको वो गोल्जी बॉडी उसको कलेक्ट करता है और इसके पास पहुंचा देता है। किसके पास? लाइसोसोम के पास। और लाइसोसोम का काम क्या होता है, जब कोई भी कोशिका के अंग काम नहीं करते हैं तो ये जाकर के उस पर अपना पाचक एंजाइम छोड़ देता है और वो खत्म हो जाता है। और जब पूरा कोशिकांग काम नहीं करता तो ये फट करके पूरे सेल को ही खत्म कर देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, साफ सफाई करने वाला कहा जाता है, स्वीपर कहा जाता है। इतना याद रख लेना। इसकी खोज डी डुवे ने करी। किसने? डी डुवे ने करी थी, याद रख लेना। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है। हमने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये इस तरह से दाल के दाने के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि चिपका हुआ होता है। ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं आरएनए से, प्रोटीन से बने होते हैं। इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करवाना, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसका नाम दिया था रॉबर्ट ने, लेकिन इसकी खोज करी थी पैलेडे ने। किसने? इसका नाम दिया था रॉबर्ट ने और इसकी खोज करी थी पैलेडे ने। राइबोसोम के समूह को कहा जाता है पॉलीसोम। याद रखना, दो प्रकार के होते हैं, एक 70S टाइप का राइबोसोम, एक 80S टाइप का राइबोसोम। 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। यहां तक कोई दिक्कत? जब कभी आपको लगे कि बहुत तेजी से हो रहा है, आप क्या करना, 1 से 2 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड भी आप कम कर सकते हो। हाँ, ये बहुत फास्ट रिवीजन है, फटाफट चीजों को करना है इसीलिए। लेकिन जब हम बहुत अच्छे से आपका 1 शॉट रिवीजन करवाएंगे या फिर अच्छे से थ्योरी करवाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड, तो वहां पर भी चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन ये सेशन आप लोगों के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा रिवीजन यहां पर हर एक टॉपिक का हो जाता है। अगर बात करें इसकी कार्य की, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। सबसे छोटा ऑर्गेनिक कोशिकांग है कोशिका का, ठीक है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक ऐसा दुलरा बेटा है। कोशिका के एक्टिविटीज पर कौन ध्यान रखता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को फादर बोल दो। और उस फादर का एक ऐसा दुलरा बेटा है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि उस घर में कमाई करके लाता है। और कमाऊ पूत का पूछ हर जगह होता है। तो जब कमाई करके लाएगा तो लोग उसको कहेंगे कि अरे भाई साहब, एक कपड़ा मत पहनो, 2 कपड़ा पहन लो बेटा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दोहरी झिल्ली वाला होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली वाला होता है। याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी झिल्ली, डबल लेयर होता है। और इस तरह से जो इसके ऊपर लेयर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इंटरनल मेम्ब्रेन। और ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है ना, ये कुछ इस तरह से मुड़ जाता है, ये कुछ इस तरह से मुड़ जाता है। और ये मुड़े हुए ये जो गड्ढे देख रहे हैं आप लोग यहां पर, इस गड्ढे को कहा जाता है, याद रख लेना, क्या? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये जो मुड़ा हुआ इंटरनल मेम्ब्रेन है, पूछा जाए कि जो क्रिस्टी है वो इंटरनल मेम्ब्रेन में होता है या आउटर मेम्ब्रेन में, आप कहना इंटरनल मेम्ब्रेन में। और इसके नीचे इस क्रिस्टी के नीचे जो होता है एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में से राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या मतलब? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर राइबोसोम भी पाया जा रहा है। क्या? राइबोसोम भी पाया जा रहा है। इसमें अपना डीएनए भी होता है, मतलब डीएनए भी है, राइबोसोम भी है।
तो क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के सारे गुण को रख रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका के अंदर कोशिका। क्या है, कोशिका के अंदर कोशिका, याद रख लेना। इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, मतलब खुद में ये सक्षम है कि एक कोशिका का निर्माण कर सके, कोशिका जैसा ये काम करता है, क्योंकि ये कमाऊपूत है, ये डबल लेयर वाला होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है और आंतरिक झिल्ली क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। ठीक, उसके अंदर मैट्रिक्स में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इसका काम क्या है, ऊर्जा का संश्लेषण करना, एटीपी बनाना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है, या फिर इसको इलेक्ट्रिक हाउस भी कहते हैं, विद्युत गृह भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने करी है। बहुत जगह आप कोलिकर भी देखोगे, लेकिन एक साथ आप नहीं देखोगे, या तो कोलिकर रहेगा या अल्टमैन रहेगा। अल्टमैन ही मतलब मोस्ट प्रायोरिटी में आप लगाओगे तो अल्टमैन ने जब इसकी खोज करी थी तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, इसको कहा था बायोब्लास्ट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, तो बेंडा नाम के एक जीव विज्ञानी ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, याद रहेगा। पावर हाउस ऑफ द सेल किसने कहा, तो याद रख लेना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा फिलिप सिकेविट्ज ने। फिलिप सिकेविट्ज ने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा, याद रख लेना। बायोब्लास्ट किसने कहा, अल्टमैन ने, यह भी याद रख लेना। आगे देखो, अगला है प्लास्टिड। क्या प्लास्टिड पाए जाते हैं क्या एनिमल सेल में, नहीं। प्लास्टिड केवल पाए जाते हैं, जिसे लवक कहते हैं, वो केवल प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यहां लिखा हुआ है, आप सुनो ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णी लवक बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिसको अवर्णी लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार कौन है, क्लोरोप्लास्ट। ये आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, उसी के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, प्लांट सेल का रसोई घर कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल लेयर वाला होता है, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल दोहरी झिल्ली वाला, ये भी आपको याद रख लेना है। इस दोहरी झिल्ली के अंदर इस तरह सिक्के का छल्ला आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह से सिक्के का छल्ला आप लोग देख रहे होंगे। इस पूरे छल्ला को ग्रैनम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रैनम। और एक सिक्का को, एक जो डिस्क है उसको कहा जाता है थाइलेकॉइड, और उस बीच में जो लिक्विड है उसको कहते हैं इससे ट्रॉमा। ये सब आपको याद होना चाहिए। ये आपके क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने कहा। उसके बाद आया आपका क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक। जो क्रोमोप्लास्ट है यानी वर्णी लवक, पौधों के हरे रंग को छोड़ करके जितने भी रंग, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नीला, सब कलर के लिए जिम्मेदार कौन है, क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि टमाटर में, टमाटर का रंग लाल क्यों है, लाइकोपीन के कारण। ठीक है, गाजर का रंग गाजरी क्यों है, कैरोटीन के कारण। तो ये सब आपके क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, वर्णी लवक हैं, जो कि हरे रंग को छोड़कर जिम्मेदार हैं, याद रख लेना। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णी लवक कहते हैं, इसका काम होता है भोजन संग्रह करने का। मतलब प्लांट जो है लगातार सन के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और नीचे से जो जल जा रहा है उससे क्या करता है, और पत्तियों में क्लोरोफिल है, उससे प्रकाश संश्लेषण करते रहेगा। और जब प्रकाश संश्लेषण होते रहेगा तो ये किचन जो है, मतलब क्लोरोप्लास्ट लगातार भोजन बनाते रहता है। और जब लगातार भोजन बनाते रहेगा मेरे भाई, तो ये भोजन कहीं ना कहीं संग्रह तो होगा, तो वो संग्रह होता है इसी ल्यूकोप्लास्ट में। किसमें, ल्यूकोप्लास्ट में, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद केंद्रक की बात करें तो केंद्रक क्या है, एक प्लांट सेल का या फिर सेल का, कोशिका का क्या है, गार्जियन है, जो कि पूरे कोशिका की एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी 1831 में। वैक्यूऑल, रिक्तिकाएं, ये रिक्तिकाएं क्या होती हैं, प्लांट सेल में एक थैली होता है, क्या, एक बहुत बड़ा ये थैली होता है। इस थैली में जल या फिर अन्य पदार्थों का ये संग्रह करता है, और इतना बड़ा होता है कि ये देखो न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देता है और अपना एग्जिस्टेंस बना लेता है। और ये क्या करता है, बाहरी दबाव से रक्षा करता है, ताकि सेल में किसी तरह का
आघात ना हो, ब्लास्ट ना करे, मतलब कि टर्गर दाब को बनाकर कोशिका को स्थिरता प्रदान करने का काम करता है। जंतु कोशिका में ये जो वैक्यूल होती है बहुत छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है, ठीक है। पादप कोशिका एक बहुत बड़ी इसमें होता है। अच्छा, ये कोशिका द्रव्य क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका के सेल मेम्ब्रेन के नीचे और केंद्रक के ऊपर जो भी आपका लिक्विड है सब क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे के सारे कोशिकांग, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सब कोई उसी में फ्लॉट करता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ होता है और ये नहीं रहेगा तो सब कोशिकांग अपने में ही टकरा करके खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ये बहुत जरूरी है। तो इतना हम लोगों ने, और उसके बाद हम थोड़ा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस को देखें तो बहुत इजी है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, कोई दिक्कत ना मेरे भाई। राइबोसोम यहां भी है, यहां भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां भी है, यहां भी है, लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होता है, यहां पर सेल वॉल नहीं होता है। याद रखोगे, सेल वॉल केवल यहां होता है, यहां पर सेल वॉल नहीं होता है। उसके अलावा अगर बात करें वैक्यूल की, रिक्तिका की, तो रिक्तिका या रसधानी जो बोलो, ये प्लांट सेल में बड़ा होता है और बहुत बड़ा होता है, यहां पर या तो छोटी होती है या फिर नहीं होती है। अगर बात करें गोल्जी अपैरेटस की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, साइटोप्लाज्म, सब इसमें होता है, लेकिन यहां पर सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो कुछ इसके डिफरेंसेस हैं, वो आप ध्यान में रख लेना। तो हम सेल के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता था वो हमने यहां पर कर लिया है। और अगर आपको अच्छे से सेल के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में चले गए हैं तो आपसे कल सेल के 20 या 30 मतलब 30 पीवाईक्यू हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तो आप लोगों को उसका कमेंट में आंसर भी देना है। आज ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो कल इसके क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। एक बार क्विक रिवीजन आप लोग इसका देख लो कि सब कुछ हमने देख लिया है सेल को लेकर के। और इसका पीडीएफ जो है ये कहां मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से इसका पीडीएफ देख करके आप उसको नोट भी कर सकते हो। एक समराइज्ड नोट आपके पास चला जाएगा, नोट्स बना लोगे और फिर रिवाइज कर लोगे। और हाँ, ये होमवर्क सीरीज चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लग जाओ 4 महीने के लिए, और यहां पर बहुत अच्छे से बारीकी से सब कुछ हम करेंगे ही। साथ के साथ इसी के बेसिस पर आपको यहां पर, चाहे आप गृह हाउसवाइफ हो या फिर जॉब करते हो या फिर कैसे भी, आप पढ़ोगे दिन में और रात में। ये 20 सितंबर से महासंग्राम घटना चक्र सीरीज चलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।